Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. इन मुश्किल समय में जो हमारे पास अभी इस समय जो मुश्किल समय आ पड़ा है, ये हमारे भारत के लिए नहीं है, ग्लोबल मुश्किल समय आया है। सभी को यहाँ पे मुश्किलात हो रही है अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इस मुश्किलात की घड़ी में अगर कोई चीज हमें अभी सपोर्ट दे रही है तो ये नई शिक्षा जो हम ले रहे हैं, हम कुछ भी जो नया सीख रहे हैं, वो आगे के समय में हमें कैसे एक बेहतर इंसान बनाए, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। ये वेबिनार हम सिर्फ सुने, चीजें समझे, ओके वाक्य हमने आ गया और हम घर जाके बाद में भूल गए, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक ये सारी चीजें हम अपनाते नहीं है, जब तक हम ये सारी चीजों को आदत नहीं बना लेते। आदत एक ऐसी चीज है, अगर ये बन गई तो ये हमारे साथ हमेशा के लिए चलेगी। अगर हम इसे एक आदत बना ले कि हाँ, ये सारी चीजों में मैं परिवर्तन लाऊंगा हमारी जिंदगी में, ये परिवर्तन हम एक आदत की तरह अपनी जिंदगी में अपना ले, तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जैसे आलम जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया क्रिकेट का, हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं, ये हमारी पूरी कंट्री क्रिकेट को बहुत मानती है, हम क्रिकेट की गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि हम जिम्बाब्वे के सामने खेलते हैं तो हम एक अलग टीम चूज करते हैं, पर जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने जाते हैं तो हम एक अलग नजरिए से टीम क्रिएट करते हैं। कोई टीम बुरी या अच्छी नहीं होती है, या मजबूत या कमजोर नहीं होती है। हर एक टीम मेंबर की हर एक जगह पर एक वजह होती है कि इसे हम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करें। आज हम ये बॉलर को इस्तेमाल करेंगे तो ये पिच पे ये बॉलर ज्यादा इफेक्ट दिखा पाएगा। ये सारी स्ट्रैटेजी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बनानी ही पड़ेगी। इसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। अगर हम ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारी टीम के साथ नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी हमारी हार हो सकती है। और ये प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें हमारी टीम को समझना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे टीम में मौजूद हर एक इंसान में क्या क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या कमजोरी है, वो कौन से माहौल में सबसे ज्यादा अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, वो कौन से माहौल से डर जाते हैं। जब हम ये सारी चीजें हमारे हर एक टीम मेंबर का, जरूरी नहीं है कि मैं लीडर हूं तो मुझे ही पता होना चाहिए, मुझे ही सबको गाइड करना चाहिए, नहीं। हर एक इंसान को, हमारी टीम में काम करने वाले हर एक इंसान की ये सारी चीजों का पता होना चाहिए और सही समय में इसे इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। तो ही सक्सेस हमारे रास्ते में डेफिनेटली आएगी। बिकॉज हम एकजुट होकर, एक साथ मिलकर क्या कौन सी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते, क्या कुछ हम हासिल नहीं कर सकते, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये हमें अंदर मन में मुकाम रखना बहुत जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अकेला कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकेगा, कभी भी नहीं बढ़ सकता। कितनी भी उसके पास ताकत हो, कितनी भी उसके पास हिम्मत हो, कितने भी उसके पास फंड्स हो, फिर भी वो ये जंग अपनी टीम के बिना नहीं जीत सकता। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स वांट टू मेक, ये एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी आज। सो मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स want to make a valued contribution to find a purpose in their work. हर एक टीम मेंबर जानता है कि मैं अगर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा हमारी पूरी सक्सेस के लिए, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, तो मेरे काम करने का एक पर्पस मिल गया मुझे। ये हर एक इंसान में ये चाह होनी चाहिए, हर एक इंसान में ये लाने की हमें बहुत जरूरत है। मैं एक छोटी सी स्टोरी अभी शेयर करना चाहूंगी ये सेशन शुरू करने से पहले। तो टीम बिल्डिंग के बहुत सेशंस हम लेते रहते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है मेरी एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का। लगभग 50-60 लोग थे मेरी वो ट्रेनिंग में। जैसे मैं एंटर हुई ट्रेनिंग रूम में, मैंने हर एक इंसान के हाथ में एक गुब्बारा दिया
और मैंने उन सबको बताया अपने अपने गुब्बारे पे अपना नाम बड़े अक्षरों से लिख लो। सभी पार्टिसिपेंट्स ने यही किया, गुब्बारे पे अपना अपना नाम बड़े अक्षरों से लिख लिया। अभी मैंने ये सारे गुब्बारे इकट्ठे करके एक बड़े से बक्से में डाल दिया और ये बक्सा दूसरे रूम में जाके छोड़ दिया। अभी मैंने ये पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप सभी लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट के समय में आप वो दूसरे रूम तक भी जाओगे भाग के और वहां से अपने नाम वाला गुब्बारा ढूंढ के वापस लेकर मेरे पास आओगे। मैंने विसल बजा दी, सारे पार्टिसिपेंट्स भाग के दौड़ के दूसरे रूम तक चले गए अपना गुब्बारा ढूंढने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के बाद जब सब लोग वापस आए, किसी के भी हाथ में अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं था, एक दो जन को छोड़ के। एक दो जन के पास मिल गया था, बाकी किसी के भी पास अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं था और सब मायूस होके वापस लौट के आ गए। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, अपना गुब्बारा नहीं मिला आपको? बोलते नहीं मैडम, आपने समय ही इतना कम दिया, 5 मिनट में हम वहां तक जाए, बक्सा खोले, बक्से में से हमारे नाम वाला गुब्बारा ढूंढे तो बहुत टाइम चला गया, आपने हमें टाइम कम दिया। अगर आप हमें ज्यादा टाइम देते तो हम ये टास्क अच्छे से कर पाते थे। मैंने बोला ठीक है, ये आपकी सोच है, पर क्या ये सोच सही सोच है? तो मैंने उनसे वापस एक इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये डाला। मैंने उनसे बोला ठीक है, मैं वापस आपको 5 मिनट देती हूँ, पर इस बार मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी देती हूँ, एक तरीका देती हूँ कि आप कैसे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढोगे। उन्होंने बोला ठीक है बताइए। आप सभी लोग जाओगे वो दूसरे रूम में जाके जो गुब्बारा आपके हाथ में पहले आएगा वो आप गुब्बारा ले लोगे और जोर से चिल्लाओगे कि मेरे हाथ में इस व्यक्ति के नाम का गुब्बारा है, या आप उसे जाके दे दोगे या उसके नाम से चिल्लाओगे। वो इंसान आपके पास आएगा, अपना गुब्बारा लेके चला जाएगा। इसी तरह आपके नाम का भी गुब्बारा किसी के पास होगा, वो आपको बुला रहा होगा, आप उसी के पास जाइए और अपना गुब्बारा ले आइए। सबने बोला ठीक है हम मैडम ये ट्राई कर लेते हैं। मैंने वापस उन्हें 5 मिनट का समय दिया, वापस सब लोग भाग के वो रूम में गए और जैसे 5 मिनट का समय खत्म हुआ, जब वो लोग सब वापस आए, सभी के मुंह पर वो मुस्कुराहट थी क्योंकि अपना अपना गुब्बारा सब ढूंढ के लेकर आ गए थे। इससे हमें क्या सीख मिली? जब ये मैंने एक्टिविटी पूरी की तब मैंने उनसे बोला इससे आप सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि जब एक इंसान अकेले मेहनत करके कोई काम या कोई टास्क करना चाहता है, उसे मुश्किलात बहुत आती है, और वो मुश्किलात से भी वो अकेला ही जूझ रहा है क्योंकि उसने अपनी ये मुश्किलात किसी से शेयर नहीं की है। जैसे ही ये इंसान सभी लोगों के साथ शेयर करता है तब वो रियलाइज करता है जो मुश्किलात मुझे है वो तो इन सबको भी है, और सब एकजुट होकर वो मुश्किल से आगे निकल जाते हैं क्योंकि हम सब एक मिलके ही कोई चीज का सलूशन अच्छे से ढूंढ सकते हैं। मुश्किलें सबके लाइफ में है, अभी भी मौजूद। हम 200 लोगों में से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोले मेरी लाइफ में कोई मुश्किलात नहीं है। पर इस मुश्किल की घड़ी में हम कैसे इस घड़ी को पार करके आगे विजय होके निकले, ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, हम एक दूसरे को समझे और एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़े, आगे भागे, आगे हर समय का अच्छे से उपयोग करें, इस्तेमाल करें हमारी लाइफ में। सो नमस्कार, खुशामदीद। वापस मैं आप सबका स्वागत करूंगी आज के ये सेशन में। इस सेशन का नाम है एम्पावरिंग टीम परफॉर्मेंस। हम सबको पता है कि हम टीम में काम, ये तो कोई नई बात नहीं है, टीम में अच्छे से काम करने से टीम का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। ये वो कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर हम हमारी टीम में अपनाए, टीम मेंबर्स में अपनाए, तो हम सक्सेस डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। हम में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पे जिसे पता नहीं है कि हमें हमारे टीम मेंबर्स से क्या काम करवाना है। हमें सबको पता है, पर हम ये कर पाते हैं क्या? हम ये जान पाते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं? क्या ये हमें पता चल सकता है कि हमें एक टीम परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? चलिए हम समझते हैं इन 5 चीजों को जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है जब हमें टीम में जीतना होता है।
पहली चीज यूनिटी। यूनिटी बहुत मजबूत है, साथ मिलके काम करना बहुत मजबूत है, क्योंकि हम सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, और ये सब टैलेंट जब एकजुट होकर एक बड़ा टैलेंट बन जाती है, तब हम कोई भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। अब ये टीम परफॉर्मेंस कैसी होती है, एक टीम में सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, तो इसका मैं आपको एक छोटी सी झलक देना चाहूंगी। समझिए कि एक टीम में 100 लोग हैं। इस 100 लोगों में से 20% ऐसे लोग होंगे जो अंडर परफॉर्मर होंगे, जो काम नहीं कर पा रहे, उनकी कोई वजह होगी, शारीरिक कोई कमियां होगी, मानसिक कोई कमियां रहेगी, या एक ब्लॉक रहेगा, माइंड ब्लॉक रहता है। काफी लोगों के दिमाग बंद होते हैं, वो एक सोच के आगे ज्यादा सोचना नहीं चाहते। ऐसे लोग सिर्फ 20% होते हैं कोई भी टीम में। और ऐसे भी 20% लोग होते हैं जो हर काम में अव्वल होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं। उन्हें कोई भी टास्क दो, वो टास्क उनके रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो, वो उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ऐसे भी 20% लोग होते हैं। अब बाकी के 60% लोग आए जो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में उलझ रहे हैं। वो बीच वाले लोग जाना तो चाहते हैं एक्सीलेंस की तरफ, पर कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में हार मिलने के वजह से वो पीछे हट रहे हैं। अब बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ को समझना हमें। ये जो 7% लोग हैं जो बीच में उलझ रहे हैं, अगर के हम वो 20 आगे वाले 20% लोग हैं, तो हमें इन्हें खींच के अपनी तरफ लाना है। अगर आप सोचिए कि हम 5 से 10% लोगों को भी अपने तरफ खींच के आगे लेकर आ सके, तो टीम की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। और ये एक कंटेजियस चीज है। कंटेजियस माने अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे देख के आपको भी करने की प्रेरणा मिल जाएगी। तो सोचिए, पहले 5 से 10% लोग आए, उसे देख के और दूसरे 5-10 लोगों को हिम्मत मिलेगी, उसे देख के और 5-10 लोगों को हिम्मत मिलेगी। ये एक चेन रिएक्शन बनता जाएगा। ये हम एक दूसरे को खींचते चले आएंगे सक्सेस की तरफ। तो ये फंडामेंटल हमें यूज करना बहुत जरूरी है। जो 20% लोग एकदम से लेफ्ट की तरफ है, जिन्हें काम करने में कोई उत्सुकता नहीं है, जिसके आगे रोड ब्लॉक है, जब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, इनके साथ बैठ के थोड़ा समय बिताएंगे, इनसे समझेंगे कि क्या है इनकी मुश्किलात, क्यों ये हमारी तरफ नहीं आ पा रहे। पहले तो उनको धीरे धीरे वो 60% के बीच में लाइए, वहां तक लाइए कि एटलीस्ट वो उनमें एक चाह आए आगे बढ़ने की। पहले वो चाह क्रिएट कीजिए, उनको सीधा एक्सीलेंस की तरफ ना खींचिए। बिकॉज क्या होगा, जब उनको डायरेक्टली आप एक्सीलेंस की तरफ खींचना चाहोगे, कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता भूल जाएंगे। तो पहले तो उनके अंदर एक चाह क्रिएट कीजिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आप जो बक्से में बंद हो, उन विचारों को खोलिए, आगे की दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, तो आप डेफिनेटली आगे आ पाओगे। सो ये नीचे वाले 20% को हम धीरे धीरे खींच के बीच की तरफ लाएंगे। अब तो ये बीच में आ गए। जैसे ही ये बीच में आ गए बाकी लोगों के साथ, तब हम इनको भी दूसरे लोगों के तरह पुश करके आगे लाएंगे। जब हम इनको पुश करके टॉप की तरफ ला रहे हैं, तभी एक चीज हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी दिशा चूक ना जाए, इसीलिए उनको राइट ट्रैक में और टाइट तरीके से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। टाइट क्यों? क्योंकि जैसे भी हम इनको टाइट रखेंगे, इनके सोच विचार को टाइट रखेंगे, उनका ध्यान यहाँ वहां आकर्षित नहीं होगा और वो एक दिशा की तरफ एकजुट होकर चलते रहेंगे। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच का रास्ता, ये जब हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों में डाइवर्ट हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। पिछली बार भी जैसे मैंने आपको बताया था, आपका मोबाइल फोन एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है आपकी परफॉर्मेंस के पीछे। वैसे ही जब आप आगे बढ़ रहे हो ना लाइफ में, तभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको नीचे की तरफ खींचेंगे। तभी आपको क्या करना है, अपना कान बंद करना है,
हमारी आंख सीधे दिशा की तरफ चलनी है और हमें सिर्फ हमारे प्रोग्रेस की तरफ भागना है। आपने कभी देखा है घोड़े की रेस? कभी आपने देखा है घोड़ों को ब्लिंकर्स पहनते हुए? वो यहाँ पे ब्लिंकर्स पहनते हैं, पता है क्यों? जब वो ये ब्लिंकर्स पहनते हैं और जब वो भाग रहे अपनी रेस में, उनको नहीं दिख रहा उनके आसपास वाला घोड़ा किस दिशा में भाग रहा है, कितनी तेजी से भाग रहा है। वो सिर्फ अपने डायरेक्शन पे फोकस कर रहा है। यही हमें हमारी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। हमें हमारी लाइफ में वो फोकस बनाए रखना है। हमें नहीं देखना कि हमारे आसपास के टीम मेंबर्स आगे बढ़ गए, हमसे आगे निकल गए या हम पीछे रह गए। नहीं, आप सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। आप इस पे ध्यान दीजिए कि मैंने इन सब सेशन से क्या क्या सीखा, मैं क्या अपना सकता हूँ, मेरी जिंदगी में कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपका हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोले मैंने तो ये सीखा, मैं तो ये अपनाऊंगा, मुझे लगता है मुझे इससे फायदा होगा। उसे कॉपी करके कोई फायदा नहीं, वो उसकी जिंदगी है, उसने अपने सलीके से अपनी जिंदगी में चीजें अपना ली है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी जिंदगी में क्या अपनाना चाहते हैं, हमारी कमियां क्या है, उसे हम कैसे मिटाए, ये हमें समझना है और हमें वो सारी चीजों को अपने अंदर अपना लेना है। अगर आप 5 से 10% भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके तो 100% तो कहीं गए ही नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वो सक्सेस के टॉप तक पहुंच गए। धीरज और फोकस माइंड, ये 2 चीज है जो बहुत बहुत जरूरी होने वाली है हमारी आगे की जिंदगी में। क्योंकि आगे हमारी जिंदगी 3-4 महीनों के बाद क्या होने वाली है इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो इस समय में फोकस बनाए रखना, एकजुट होके एक दिशा की तरफ एक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। हम हमारा नजरिया नहीं बदल सकते, हम हमारी नजर नहीं बदल सकते, उसी दिशा की तरफ हमें भागते रहना है, चलना नहीं है। हम चलेंगे तो हमसे बहुत सारे लोग आगे भाग जाएंगे, इसलिए हमें भागते रहना है। अगर हम चलते रहेंगे तो हम तो ये रेस कभी नहीं जीत पाएंगे, भागते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंच जाएंगे। अभी जब हम ये मिडिल के 60 लोग जो जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, इनको जब हम एक्सेलेंस की तरफ, आगे के 20% की तरफ, ऊपर के तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें 2 चीजों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ये जो 7% लोग हैं, उन लोगों में क्या काबिलियत है, उनमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, ये हमें जान लेना जरूरी है। और ये प्लस पॉइंट्स को हम पूरी टीम के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे हम इसमें इस्तेमाल करें ताकि ये पूरी टीम आगे बढ़ सके। ये चीजों का अगर हम ध्यान रख पाए तो हम ये 2 चीजें ही हमें अपनानी है कि हमें उनका स्ट्रेंथ एरिया पता होना चाहिए। और जब भी हमें ये स्ट्रेंथ पता लग गई है तो हम ये स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे ये अपनाएं ताकि हम आगे बढ़ सके। अभी हमें पता कैसे चले कि मेरे टीम में किन किन लोगों में क्या क्या स्ट्रेंथ है। अभी आप सोचिए कि आपकी कंपनी के सेल्स हेड है और आपको एक नया सेल्स मैनेजर अपने अंडर रिक्रूट करना है, आपको उन्हें नौकरी पे रखना है। आलम जी कैन यू म्यूट? ओके, आप सोचिए आपको एक नया सेल्स मैनेजर आपके अंदर रिक्रूट करना है, आपको उसका अपॉइंट करना है। अब मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूँ। आप सभी लोगों को मुझे ये बताना होगा कि जब भी आप सेल्स मैनेजर को हायर करेंगे, आप नॉलेज में उसके पास क्या चेक करोगे, आप उसका रवैया यानी एटीट्यूड में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, स्किल्स में उनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए या आप एक्सपेक्ट क्या क्या करोगे, और आदतें या हैबिट आप उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे। ये चारों चीजों में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो या आप चैट बॉक्स में मुझे लिखकर अभी दीजिए, मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूँ। अगर किसी को ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करती हूँ। आप सोचिए कि आप सेल्स मैनेजर हो और आपके अंडर आपको एक 2 मिनट पहला मेरा क्वेश्चन, और आपको आपके अंदर आप एक सेल्स हेड हो
और आपको एक सेल्स मैनेजर को रिक्रूट करना है आपके अंडर। आप जब ये किसी को रिक्रूट कर रहे हो, हायर कर रहे हो, जब आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, आप उसकी नॉलेज कितनी चेक करोगे, कहाँ तक उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपके हिसाब से, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए काम के प्रति आपके हिसाब से, ये जो सेल्स मैनेजर है उसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए आपके हिसाब से, और उनकी क्या क्या आदतें होनी चाहिए आपके हिसाब से। ये चारों पॉइंट मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। ओके रहमान जी, उनको नॉलेज, मुझे चारों चीजें चाहिए। आपने सिर्फ नॉलेज के बारे में लिखा, आप सिर्फ नॉलेज तो नहीं चेक करोगे, आप ये चारों चीज चेक करोगे उनसे। दो मिनट आप सब सोच लीजिए, फिर आप बताइए। राजेश जी, आपने लिखा है स्पीकिंग पावर, ड्रेसिंग एंड गुड हैबिट्स, पर ये आपने किसके अंडर देखा? नॉलेज में, आपने एटीट्यूड या रवैये में, स्किल्स में, या हैबिट में? मुझे आपको चारों चीजों को चेक करना है, तो आपको मुझे बताना है ये चारों एरिया में आप क्या क्या चेक करोगे। सिर्फ नॉलेज नहीं चेक कर सकते हम। आपको याद है ना, पूनम मैडम ने आपको बताया था कि नॉलेज और स्किल मिलके सिर्फ 15% होते सक्सेस के लिए। 85% होती है हमारी एटीट्यूड, हमारा रवैया। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज होने से आप उसे रिक्रूट कर लोगे? उसकी आदतें बहुत बुरी है, हमेशा वो लेट आता है काम पे, चलेगा आपको? समय का बिल्कुल परवाह नहीं करता। इसीलिए मुझे हर चीज का एटीट्यूड, ही इज ही सीरियस अबाउट वर्क। ओके, बहुत बढ़िया लिखा आपने आरिफ जी। ओके, आप कस्टमर को कैसे ड्रिल करोगे, ये एक एटीट्यूड के, अच्छा ये आप स्किल की बात कर रहे हो। ओके, एसके मोहिबुल जी, आपने लिखा है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, पर उसमें आप क्या क्या चेक करोगे वो मुझे आप लिख के दीजिए। ड्रेसिंग स्टाइल और लुक, ये तो आप आउटर अपियरेंस चेक कर रहे हो, उससे आपको कैसे पता चलेगा इंसान का एटीट्यूड क्या है, उनकी स्किल क्या है, उनकी आदत, ये तो आपको उनकी हैबिट से पता चल गया। ओके, जाकिर जी ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है। इस तरीके का आंसर मुझे सभी लोगों से एक्सपेक्ट है। नॉलेज में कंडीशन ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, एटीट्यूड फीलिंग इमोशंस एंड बिलीव्स, स्किल में एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, एंड हैबिट में एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। बहुत अच्छा लिखा आंसर आपने जाकिर जी। चलिए, मुझे और आंसर्स चाहिए। ओके, किंजन शाह ने भी बहुत अच्छा लिखा है। Knowledge of industry, positive attitude, flexibility in working hours and aspects and behavior. Okay. सुरजीत जी, आपने लिखा है कि मार्केट के बारे में एक्सपीरियंस, ये तो नॉलेज हो गया। स्मार्ट होना चाहिए, ओके। स्किल पूरा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप समझिए,
आप सोचिए कि इंसान में बहुत काबिलियत है पर उसमें स्किल की कमियां हैं, तो क्या हम वो स्किल उसे सिखा नहीं सकते? ओके, मैं और लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर्स। चलिए मैं सब, और 2 मिनट का समय है हमारे पास। एटीट्यूड में पेशेंस होना चाहिए। ओके, स्किल में वे ऑफ टॉकिंग एंड हैबिट में टाइम मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया लिखा है आनंदा पान ने, बहुत ही अच्छा लिखा है। आप सभी लोगों ने जिन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, प्लीज आप अपने आप को पैट कीजिए, शाबाशी दीजिए। ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास और 1 मिनट का समय है। और कोई जवाब लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। ओके, चलिए समय समाप्त हुआ। थैंक यू एवरीवन, बहुत लोगों ने आंसर लिखा, थैंक यू। मैं सभी के आंसर्स तो नहीं पढ़ पाई, पर बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर्स लिखा। अब मैं आपको एक छोटा सा समझाना चाहूंगी यहाँ पे कि नॉलेज, हम जो नॉलेज की बात कर रहे हैं, नॉलेज होना चाहिए आपको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके फील्ड के रिलेटेड। ये सारा अंदर, आप जब आप काम मांगने आ रहे हो, आप जिस ओहदे पे काम मांगने आ रहे हो, जैसे आप सेल्स मैनेजर का काम मांगने आ रहे हो, तो आपको सेल्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना आपको कोई हायर नहीं करेगा। तो यहाँ पे नॉलेज हम सेल्स रिलेटेड ढूंढ रहे थे। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मेरा कस्टमर कुछ भी बोल दे, मैं अपनी चीज बेच के आऊंगा, उस टाइप का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, फाइट करने का एटीट्यूड और कभी गिव अप ना करने का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। वो अंदर एक आग होनी चाहिए बढ़ने के लिए। स्किल एक ऐसी चीज है, बोलने की एक लय होती है, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, उसका एक स्किल होता है, एक आर्ट होता है कि हम किसी को, अगर हम सपोज एक ज्वेलरी का पीस दिखा रहे, तो हम वो पीस कैसे दिखा रहे, उनको कैसे समझा रहे, उनका मेक कैसे बता रहे, उनको ग्राम्स कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसे हम स्किल कहेंगे। इसकी भी हमें पूरी पूरी, हमें इसका हमें पूरा नॉलेज इसका भी होना चाहिए। और हैबिट हमारी आदत है जो हमने सीखी थी ग्रूमिंग में, एटिकेट में, कि ये हमें बहुत हमारी एक पर्सनालिटी की झलक है। हम हमारी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं तो लोग हमें औरम के नाम से जानते हैं, आपके खुद के नाम से नहीं जानते। तो जब आप वहां जा रहे हो किसी आपके कस्टमर को मिलने को, तो वो बोलेंगे हाँ वो औरम वाला बंदा है, उसे अंदर भेज दे। मतलब आपकी ब्रांड से आपको पहचाना जा रहा है। तो आपकी पहचान आपकी ब्रांड की पहचान से मैच होनी चाहिए। आपको वो लेवल तक बढ़ना है कि आप ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करोगे जिससे आपकी ब्रांड की इमेज खराब हो जाए। तो इस सारी चीजों पर आप आपके टीम मेंबर्स को टेस्ट करोगे। अभी आप सोचिए, आप खुद भी एक सेल्स हेड हो, आप खुद भी एक काम करने वाले एम्प्लॉय हो। क्या आप में मैंने अभी बताई वो सारी क्वालिटीज है? 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए आपके अंदर, और जो क्वालिटी आपको लगे आप में नहीं है, वो आप सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख लीजिए कि मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, मुझे ये क्वालिटी डेवलप करनी होगी, मुझे ये क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी। क्या आपके अंदर आपके फील्ड के रिलेटेड सारी नॉलेज है? जो कारीगर लोग हैं उन्हें पूरी कारीगरी आती है,
जो लोग सेल्स करते हैं उनको पूरी सेल्स की नॉलेज है, जो अकाउंट संभालते हैं, बैक ऑफिस संभालते हैं, आपको आपके पूरे जॉब रिलेटेड सारी नॉलेज है। आपके अंदर वो सारे एटीट्यूड है काम करने के लिए, क्या आपको हमेशा किसी को पुश करने की जरूरत पड़ती है, आपको हमेशा किसी को बताने की जरूरत पड़ती है। आज भी मैं जब लॉग इन कर रही थी, मैंने अभी भी काफी लोगों के नाम देखे मोबाइल पे, अभी भी मुझे उनके नंबर्स दिखे, मोबाइल में नाम नहीं है। ये एक एटीट्यूड होता है, बताया गया चेंज कर लो, क्यों नहीं हो पा रहा सीख लो, मतलब ये एक एटीट्यूड की बात हो जाती है। फिर आता है हमारा स्किल। स्किल नहीं है तो हम स्किल सीख सकते हैं। जैसे आज आप ये सारे सेशन सीख रहे हैं, आज आपका 7वां सेशन है। ये सेशन के दौरान, ये जितने भी वेबिनार्स के दौरान आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, इससे आपका स्किल बढ़ रहा है। इससे आपकी हर एक चीज, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जा रहे हो, इससे आपका स्किल बढ़ा। और ये स्किल जब बढ़ेगा तभी आपकी आदतें भी बढ़ेगी। तो अभी आप 1 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट करके सोचिए, आप अंदर झांक के बताइए कि ये सारी चीजें आपके अंदर है। अगर कोई चीज नहीं है तो आप उसको कैसे डेवलप करोगे अपने अंदर। मैं उम्मीद करूंगी सभी लोगों ने आंसर्स लिख लिए होंगे अपने लिए। इतना जरूर जानिए, हर एक इंसान में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, कोई ना कोई कमियां भी रहती है, बहुत सारे स्किल भी रहते हैं। आज जरूरी नहीं है कि मैं आपसे ये सारा नॉलेज शेयर कर रही हूँ तो मुझ में अकेली में स्किल्स है। हो सकता है आप लोगों में कोई ऐसा स्किल हो जो मुझ में भी नहीं है, तो मैं आपसे भी वो स्किल सीख सकती हूँ। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी ताकतें होती है, स्ट्रेंथ्स होती है, और बहुत सी अच्छी आदतें भी होती है। हम एज ए टीम जब काम करते हैं, हमें दूसरों से अच्छी अच्छी चीजें अपनानी चाहिए, ना कि उनकी कमियां अपनानी चाहिए, ना कि उनकी वीकनेसेस अपनानी चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ एक नॉलेज शेयर करेंगे, पता है मैं हमेशा टाइम पे कैसे आ जाता हूँ, ये अगर मैं अपना अपना तरीका सबसे शेयर करूंगा, मेरे पूरे टीम मेंबर्स के साथ शेयर करूंगा, तो उनको भी काफी आइडियाज आएगी। हाँ, मैं तो हमेशा लेट हो जाती हूँ, अच्छा है इनका आइडियाज हमें मुझे पता चला, मैं भी ये सारे आइडियाज अपनी लाइफ में इसमें से कुछ ना कुछ अपना लूंगी, सो दैट मैं कभी लेट ना हो जाऊं। सो आप एक दूसरे से, एक दूसरे का नॉलेज, आप एक दूसरे के टैलेंट्स और एक दूसरे के स्ट्रेंथ शेयर कीजिए। अगर मैं जानती हूँ कि मुझ में टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी आदत है, तो एज मैंने बताया ना, मैं 20% में आगे आ गई, क्योंकि मैं तो अपना टाइम हमेशा संभाल लेती हूँ। तो मेरे अंडर जो 60% लोग काम कर रहे हैं, जिनको अभी भी आगे आना है, उनको मुझे हाथ पकड़ के खींचना होगा अपनी तरफ। और ये खींचने के लिए मुझे उनके साथ बैठ के उनको समझाना होगा, उनको सिखाना होगा क्या वो कहाँ गलत हो रहे हैं। अगर मैं उनको समय का कैसे उपयोग किया जाता है बराबर से समझाऊंगी, कहीं ना कहीं वो भी मुझे देख के सीखते जाएंगे, और वो बोलते हैं ना, चेन रिएक्शन बनता जाएगा। आज द टीम, आप आपकी टीम को पूछिए, हर एक इंसान जो आपकी टीम में, उनसे पूछिए क्या आपको आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, क्या आप जहां पे भी हो उससे आपको आगे बढ़ना है। वो बोलेंगे हाँ बढ़ना है। तो फिर क्या करना चाहिए, जो इंसान ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, जो इंसान आपके कंपनी में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मेरे पहले के सेशन में मुझे बराबर से याद है, आलम जी ने अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी बताई थी। जब हम लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, हम अंदर से काफी मोटिवेट हो जाते हैं। तो जिस समय आपको लगे कि आप थोड़े डीमोटिवेटेड हो, आप सबकी सक्सेस स्टोरी सुनिए, उनके पास जाइए, उनसे सीखिए कि वो कैसी कौन सी चीज थी जो उन्होंने अपनाई जिनसे वो आज सक्सेसफुल हो गए हैं। उनको मेंटोर करने दीजिए अपने आप। वो अगर आपके मेंटोर बन गए, अगर वो आपके गुरु बन गए, तो फिर आप सोचिए
सक्सेस तो आपके पास आ ही गई है, क्योंकि जब वो गुरु बन जाएंगे वो अपनी जिंदगी तो आपको बता ही देंगे कैसे उन्होंने जी, पर वो आपको नई नई आइडियाज भी देंगे जो आपको आपकी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करनी है। आप सारे मेंबर्स जो भी आपके टीम के हैं, हर एक के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि हम हमारी टीम को आगे कैसे लेकर आए। और जब आपने डिस्कस कर लिया, आपने एक प्लान बना लिया है कि हम हमारी टीम को कैसे आगे लेकर आए, तब सोचिए आपको घोड़ों की तरह वो ब्लिंकर्स पहन लेने हैं। आपको यहाँ पे वो चीज लगा देनी है, रोक लगा देनी है कि आपकी नजर यहाँ वहां कहीं भी ना जाए, और जो आपने प्लान पूरी टीम के साथ बैठ के बनाया है उसी प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो आपने आपने अपने टीम मेंबर्स को समझ लिया, आपने आपके टीम मेंबर्स के स्ट्रेंथ को समझ लिया, आपने एक यूनिटी क्रिएट कर ली। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अभी आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जब हमने ये पूरी टीम स्ट्रेंथ समझ ली है, तब हमें क्या जरूरत है? हमें एक दूसरे में घुल मिल जाना, सिनर्जाइज करना, कोऑपरेशन बनाना। एक दूसरे में कैसे घुल मिल जाते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है। दो दिमाग एक दिमाग से तो बेटर ही काम कर सकता है। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं अकेली जूझ रही हूँ वो प्रॉब्लम से सॉल्व निकलने के लिए बाहर, तो शायद मुझे बहुत सारे तरीके नहीं दिखेंगे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर की, मुझे काफी नए नए आइडियाज आए ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम काफी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे, हमें पता भी नहीं कि लॉकडाउन के बाद हम क्या कर पाएंगे। तो ये एक हमारे लाइफ में, सभी के लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई। अभी तो सोचिए आप ये प्रॉब्लम 10 लोगों से डिस्कस करेंगे, नए नए आइडियाज बाहर आएंगे। लॉकडाउन के बाद हम ये कर लेंगे, लॉकडाउन के बाद हम वैसे हमारा क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे नए आइडियाज क्रिएट होते गए हम वैसे वैसे नई नई चीजें अपना सकेंगे। ये एक प्रोसेस होता है। सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जब एक साथ लाते हैं तब हम नए नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। एक साथ मिलकर जब हम कोई नई आइडिया बनाते हैं, वो आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया होती है। जब हम अकेले कोई आइडिया बनाते हैं तब हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्या मेरी आइडिया सही आइडिया है कि नहीं है। हम हमेशा अपने आप से वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ, क्या मेरे आइडियाज बराबर है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। पर जब हम एक साथ मिलके ये करते हैं तब ये प्रश्नों का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये प्रश्न होते ही नहीं हमारे लाइफ में। ये बहुत जरूरी है कि हमारी अंदर एक चाह होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है। अब जब भी हम मिलजुल के काम करते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की राह पे हम अग्री करें। डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे से तनाव, ये सारी बहुत कॉमन चीजें होने वाली है। जब हम एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, ये तो एक बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए टीम के लिए। अब आप बोलोगे डिसएग्रीमेंट अच्छी चीज कैसे? अगर हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तो ये अच्छी चीज कैसे हुई? ये अच्छी चीज इसीलिए हुई क्योंकि हम जब एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहे, हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है। मेरे पास मेरा वाला, आपके पास आप वाला सॉल्यूशन। और जब हम दो सॉल्यूशन को टेबल पे लाएंगे, बाकी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे, हो सकता है हमें कोई तीसरा ही सॉल्यूशन ये दोनों को मिलजुल के बना ले और नए नए आइडियाज क्रिएट हो। जी हाँ, किसी ने लिखा था कि नए आइडियाज बन सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली नए आइडियाज भी बन सकते हैं और हम दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो क्लियर भी हो जाएंगे कि हाँ, मैं शायद ये दिशा में गलत थी। जरूरी नहीं है 1 + 1 is always equals to 2. It can also be 3, it can also be 10, it can also be 100. एक्सप्लोर कीजिए अलग अलग चीजों को, क्यों नहीं हो सकता। अगर मुझे 1 + 1 = 3 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको? ये हमें नए नए आइडियाज क्रिएट करने हैं। आप बोलोगे 3 - 1 भी कर सकती हूँ मैं, अलग अलग चीजें, बहुत सारे रास्ते हैं इसको 1 + 1 को 3 बनाने के लिए। यस जाकिर जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा। तो ये पहले तो अंदर हमारे अंदर ये चाह होनी चाहिए, उसके बिना तो ये साइकिल हम कर ही नहीं पाएंगे। चाह होने के बाद जब भी हम दो लोगों में डिफरेंसेस हो
तो डिफरेंसेस को साथ में मिलके डिस्कस कीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे आइडियाज आएंगे और हर एक आइडिया कभी भी बुरी आइडिया नहीं हो सकती। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब भी कोई स्टूपिड आइडिया हमारे दिमाग में आती है वहीं से इनोवेशन बनता है। अगर हम बोलते कि हमें सोचे बहुत सालों पहले किसी ने अगर सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती थी, तो आज हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सारी चीजें होती नहीं। किसी के पास तो ये आइडिया आया था, वो आइडिया पे उन्होंने काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को लाए अपने आइडिया पे काम करने के लिए, तब जाके आज हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी है। इसलिए कभी भी कोई आइडिया को खारिज ना कीजिए, उस पे काम कीजिए। आपने देखा ये हमारे बॉडी, ये भगवान ने बनाया हुआ टीम वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कभी कोई ऐसा दिन आया है सुबह जब आप उठे हो और आपके दाहिने पैर ने आपको बोल दिया है आज मैं छुट्टी पे हूँ भैया, आज मैं काम नहीं करने वाला, तू बाहिने पैर से काम चला ले? या कभी ऐसा हुआ है कि आप उठे हो सुबह और आप काम पे जा रहे हो और अचानक से आपके एक कान ने बोल दिया कि आज है ना मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज एक हॉलिडे ले रहा हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ, तुम एक दूसरे कान के साथ काम पे चले जाओ? कभी ऐसा हुआ है? कभी आपकी एक उंगली मुड़ गई हो और वो उंगली ने बोला कि मुझे आराम दे दे, तू बाकी उंगलियों के साथ काम चला ले? ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों कभी नहीं होता? क्यों? नो नेवर लिखा, पर क्यों क्यों ऐसा नहीं होता? मैं आंसर की वेट कर रही हूँ, मुझे बताइए। टीम वर्क तो बराबर है, पर ऐसा होता क्यों नहीं है कि आज आज सब सोचिए कि कोई एक पार्ट आपके बॉडी का काम नहीं कर रहा है और वो अलग से रहना चाहता है, वो नहीं रह पाता, क्यों? किसी एक के बिना दूसरा अधूरा है। एवरीबडी इज रिलेटेड, परफेक्ट, ये आंसर परफेक्ट है। हम सबको एक जूट में बांधा गया है। बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज है जो हमारी बॉडी को पूरा संगठित करके चल रही है। अब ये वेन्स और आर्टरीज में से या मसल्स या बोन्स में से हम एक ऑर्गन को निकाल के अलग से नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें बांधा गया है। इनको एक पूरी डोर से बांध दिया गया है कि इसमें से कोई अगर एक आधा पार्ट ठीक से नहीं चल रहा तो दूसरा पार्ट उसका लोड पूरा उठा लेता है। आप सोचिए आपके दाहिने हाथ में चोट लगी है तो दूसरा आपका हाथ वो लोड ले लेता है ना, पूरा काम आप दूसरे हाथ से भी कर लेते हो। ये ही भगवान ने बहुत अच्छी टीम वर्क की टेक्निक बनाई है, जो हम पहचान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसे हमें उदाहरण की तरह हमारे लाइफ में अपना लेना चाहिए। अगर हमारा कोई टीम मेंबर कम समझता है, वो नीचे के 20% में है, तो उसे घड़े घड़े टोकिएगा नहीं कि तू तो 20% में नीचे है, तू तो कभी ऊपर आ ही नहीं सकता। नहीं, उससे आप उसका मॉरल और भी डाउन कर रहे हो। ये गॉड के मॉडल को याद कीजिए। आपका कोई पार्ट, सपोज जो लोग विकलांग होते हैं उनका कोई ऑर्गन नहीं ठीक से चलता, तो बाकी ऑर्गन उसे कोसते नहीं है, उसकी कमियों को पूरा कर लेते हैं, उसे पता भी नहीं चलने देते और उसकी कमियां कभी पूरी हो जाती है और एक सिंक में मिलके वो लोग कभी भी उसे महसूस ना करते हुए आगे बढ़ते जाते। उससे क्या होता है, जो पार्ट नहीं चल रहा है उसे भी प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं अपने आप को पुश करता है कि हाँ मैं भी कुछ ना कुछ एफर्ट डालूं। मैंने एक इंसान को देखा हुआ जिनकी आंख नहीं है, उनको भगवान ने आंखें दी ही नहीं, उनको विजन है ही नहीं, पर उनका स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। जैसे बोलते हैं ना, जब कोई एक ऑर्गन आप में कम होता है दूसरे ऑर्गन में ताकत डबल हो जाती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी पूरी नोज को दे दी गई है। उनकी स्मेलिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि हम रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और एक मुकाम आ गया जहाँ पे हॉस्पिटल थी, और सडनली उसने अपनी वाइफ को बोला हॉस्पिटल आ गया, यहाँ से दाहिने की ओर मुड़ जाओ। मुझे 2 मिनट के लगा इनको तो दिखाई नहीं देता, तो इनको कैसे पता चला यहाँ पे हॉस्पिटल है? मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता चला भाई कि यहाँ पे हॉस्पिटल है? बोले जब मैं यहाँ से पास होता हूँ यहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आती है और ये स्मेल से मुझे पता चल जाता है कि मैं ये मोड़ पे आ गया हूँ और यहाँ से दाहिने मुड़ूंगा तो तीसरा बिल्डिंग मेरा घर है। तो इसे बोलते हैं ताकत। अगर किसी में कोई कमियां है तो उस कमियों को टोकिएगा नहीं, उसकी ताकत, उसकी ढाल बन के उसे आगे लेकर चलिए। यही
असली टीम मेंबर की पहचान होती है। यस, बहुत बढ़िया आंसर्स, थैंक यू आप सब लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे आपने। अभी तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों पे बहुत काम करना है और ये बढ़ाना है हमारे हर एक टीम मेंबर में। हर एक टीम मेंबर को एक एक ओनरशिप दीजिए, हर एक टीम मेंबर को एक एक छोटा छोटा काम दीजिए और वो काम उनसे पूरी शिद्दता से कराने की कोशिश कीजिए। आप उनसे क्लियर बता दीजिए कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, इतने समय में एक्सपेक्ट करता हूँ और ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ये सारी एक्सपेक्टेशन आप आपके टीम मेंबर्स में एक दूसरे के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। मैं ये काम कर लूंगा, तू वो कर ले, पर इतने ही समय में हम दोनों को ये काम कर लेना है। ये बातचीत एक दूसरे से करनी बहुत जरूरी है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम सोच रहे अगला इंसान समझ गया है और हम उनसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते, और क्या होता है, जस्ट बिकॉज हमने कम्युनिकेशन नहीं किया है, वो अपनी तरीके से सोचता है, मैं अपनी तरीके से सोचती हूँ और फिर हो जाता है क्लैश। अगर ये क्लैश हमें अवॉइड करना है तो हर चीज, हर मुकाम पे क्लियर बात एक दूसरे से कर लीजिए। हमें पहले से ही पता होता है, जब हम थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिता लेते हैं, हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस जान ही लेते हैं। और जैसे मुझे पता है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के मुताबिक आपको काम दूंगी तो वो काम मेरा 100% उभर के आएगा। इसीलिए मुझे हर एक टीम मेंबर के स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना होगा, उसे इस्तेमाल करना होगा, पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा और उसके वही टैलेंट को मेरे टीम का ढाल बना के आगे बढ़ना होगा। हर एक टीम मेंबर को हर एक टीम मेंबर एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए कि बक्से के अंदर अपना दिमाग फिक्स मत कर दो, नए नए सोच लाओ, नए नए विचार लाओ। इसके लिए क्या जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, हम नई नई चीजों को देखना बहुत जरूरी है। जैसे कारीगर लोग होते हैं, कारीगर लोगों को नए नए डिजाइन, आज तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको गूगल कर करके नए नए डिजाइन, नई नई सोच, नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से हट के काम कर रहा है तो प्लीज उसे अप्रिशिएट करिए, उसे उसके वाहवाही दीजिए, उसे एक कुछ नहीं तो एक छोटा सा पैट दीजिए शोल्डर पे, बहुत अच्छा फील होता है। किसी को आप अच्छा फील कराओ तो अपने आप में भी वो एक अलग सी खुशी मिल जाती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम किसी को कोई चीज सिखाते हैं ना, हमने सिखा तो दी कि ये काम इस तरीके से करोगे तो बेहतर हो जाएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर नजर रखना जरूरी नहीं है। नजर आपकी होनी चाहिए पर उसके सिर पे मत बैठ के रहो, उसे समय दो कि आपने जो सारी इंस्ट्रक्शंस उसे दिए वो सारी वो अपनाए और उस हिसाब से अपने तरीके से वो उसे अपनाएगा और अपने तरीके से वो काम भी करेगा। और जैसे उसने जिस तरीके से भी काम किया है उसे वाहवाही जरूर दीजिए, उसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए, उसे प्रेज जरूर कीजिए, उसके वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया, अपने तरीके से ही किया पर बहुत बढ़िया काम किया। ये दो चार शब्द किसी को भी बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। अभी जब हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और हमें वो मिडिल 60 लोगों को आगे के ऊपर लेकर जाना है तो बहुत जरूरी है हमें उसे कितना आउटपुट निकालना है बात, और उसके लिए हमें कितना इनपुट उसके अंदर डालना है, ये दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी। हम इसे बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, इतनी सारी चीजें सिखा दी है पर उसमें से हम कुछ निकाल नहीं पा रहे तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हम उतना ही उसे सिखाएंगे जितना हम उनसे निकलवा पाएंगे, बाकी की चीजें सिखा के कोई फायदा ही नहीं, बिकॉज उसका दिमाग उतना रिटेंशन ही नहीं कर पाएगा, उतना अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। हर एक लोगों का टैलेंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ पीपल हु, आपके टीम में जो जो लोग काम करते हैं, आप सभी लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप उनका नाम लिखिए, उनके आगे उनका टैलेंट क्या है वो लिखिए। टीम मेंबर उसके आगे उसमें क्या अलग सा टैलेंट है वो लिखिए। और अगर कोई टीम में काम नहीं कर रहा है, कोई इंसान इंडिविजुअली काम कर रहा है, तो आप खुद का ही नाम लिखकर अपना खुद का ही टैलेंट लिख सकते हैं।
टैलेंट भी लिख सकते हैं, किसी में कोई स्ट्रेंथ हो, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो तो भी लिख सकते हैं। पहले ये दो चीज लिखिए, और जैसे आपने लिख लिया है कि मेरे टीम में ये टैलेंट है, इस इंसान में ये टैलेंट है, तब आप ये सोचिए कि ये टैलेंट को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी टीम आगे बढ़ पाए। अगर आप अकेले हो, आप कोई टीम में काम नहीं कर रहे हो, तो आप सोचिए आपकी खुद की ये टैलेंट को आप कैसे इस्तेमाल करोगे ताकि आप आगे बढ़ पाओ। इतना आप जरूर याद रखिए, टीम में काम करने से काम कम हो जाता है और सफलता की संभावना हमेशा अधिक हो जाती है। इसे ये सोच दिमाग में जरूर रखिएगा जब आप टीम टैलेंट लिख रहे हैं। आपको लिखकर अपने पास रखना है। सबीर अली जी, सैफुद्दीन जी, सॉरी। आपको आपके टीम में से जिनका भी आपको लगे कि काम बहुत अच्छा है, आप उनके बारे में लिखिए, और आप ये भी लिखिए कि आप उसके टैलेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप आपकी बैंगलोर टीम है, राइट? जी, तो बैंगलोर टीम में आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? आपने लिखा है कि सबीर मलिक जी अकाउंटिंग वाला काम 100% श्योर करते हैं, बराबर है। अब आप सोचिए ये टैलेंट को आप कैसे इस्तेमाल करोगे दूसरे लोगों को आगे लाने के लिए या अपनी टीम को आगे लाने के लिए। आगे बढ़ हाँ, पर आप कैसे करोगे वो आपने नहीं लिखा। आप सोचिए, आप खुद ही लिखिए अपने पास, पर आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे ये टैलेंट को। अकाउंटिंग में माहिर है मतलब वो अपना काम बहुत परफेक्शन से करते हैं, परफेक्शन से करते हो। ये परफेक्शन जो उनका टैलेंट, उनका जो की पॉइंट है, उनका एटीट्यूड है, जो परफेक्शन से काम करने के लिए जो उनका स्किल है, वो आप दूसरों को सिखा सकते हो, अपने बाकी के टीम मेंबर को, ताकि आपकी पूरी टीम आगे आ सके। इस तरीके से हम सबका टैलेंट यूज करेंगे। देखिए, जो कुछ हमारे पास है, मैं अभी ये यही इसी चीज को मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना चाहूंगी। अभी हमारे पास लॉकडाउन में बहुत कम रिसोर्सेस है, हमारे पास सारी चीजें नहीं है जैसे हमारे पास पहले होती थी। 2 महीने पहले अगर आप बोलो तो आपको जो सब्जी चाहिए थी मिल जाती थी, जो किराना चाहिए था मिल जाता था, जितना दूध चाहिए था मिल जाता था।
जो चीजें आपको चाहिए थी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो आपको इजीली मिल जाती थी। अभी ऐसा समय आ गया है कि ये सारी चीजें आपको जल्दी से मिलती नहीं है। तो जो है, जितना है, जैसा है, आप उसमें गुजारा करना सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हो? एक दूसरे को मिलजुल के समझ के। यही चीज को आपको अपनाना है कि आपके अंदर, आपके टीम के अंदर जो जो स्ट्रेंथ है, जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, उसको एक दूसरे को आगे लाने के लिए आप कैसे इस्तेमाल करो। सिर्फ टीम मीटिंग करके नहीं होगा। टीम में जो मेंबर को इस स्किल की जरूरत है, उस टीम मेंबर को इसके साथ बिठाओ और इंडिविजुअली सिखाना बहुत जरूरी है। जी, ऐसे करने से क्या होगा कि जो नीचे के 20% के लोग हैं, जिनको अभी आगे 60% तक हमें लाना है, उनको हम हेल्प कर पाएंगे आगे आने के लिए। इसीलिए हमें सबके टैलेंट जानना बहुत जरूरी है। टैलेंट माने वो ऊपर का 20% हुआ, तो वो ऊपर के 20% को हमें इस्तेमाल करना है नीचे के लोगों को ऊपर तक लाने के लिए। आपको ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, पर ये आपको ये सारी चीजें सिखा देगा। एक एक अकेली चींटी एक बड़ा सा टमाटर लेकर पहाड़ चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। पर जब उसने अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी फौज बुला ली कि भैया आ जाओ, हमें इतना बड़ा टमाटर मिल गया है, हमारी तो पूरे टाइम का राशन हमारा मिल जाएगा इससे, चलिए चलिए हम सब मिलकर ये टमाटर को ऊपर तक लेकर चलते हैं। तो आपको लगता है कि ना भी ये सारा हो सकता है, ये सारे लोग इकट्ठे होके जा सकते हैं आगे? जा सकेंगे ना? ये सारी चींटियां मिलकर एक टमाटर तो खींच के ऊपर लेकर जा ही सकेगी। ये इसी एग्जाम्पल को हमें लाइफ में ध्यान रखना है। भले इतनी बड़ी मुश्किल आ गई हो, ये टमाटर, अगर सोचिए ये टमाटर एक अकेली चींटी को लेकर ऊपर जाना था, तो घबरा जाती, शायद वो हार मान लेती। इसी तरीके से जब बहुत बड़ी मुश्किल अकेले के सामने, एक इंसान के सामने आ जाती है, तब हम हार मान के बैठ जाते। पर इसी बड़ी मुश्किल को अगर हम पूरी टीम मिलजुल के बांट ले, तो हम इसे डेफिनेटली छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम इसे कभी ना कभी पार कर ही लेंगे। तो इसे ध्यान में जरूर रखिए, इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। कोई भी मुश्किल समय आए, उसे हम एक साथ मिलजुल कर ही आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज, जब हम टीम में काम करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें नई नई सीखने भी मिलती है। हमारे आइडियाज, नए नए आइडियाज आ जाते हैं, बिकॉज जब हम साथ में मिलके काम करते हो सकता है कि आगे वाला इंसान मुझे एक नई आइडिया दे जो मेरे पास थी नहीं। इससे क्या होता है, फन भी आ जाता है, एक अंदर से एक नई चाह आ जाती है कि हाँ ये बहुत बड़ी आइडिया थी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, चलो इस तरीके से काम करते हैं। नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी जनरेट होती है जब हम एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तू क्या कर रही है। एक दूसरे को हम इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि मैंने इस तरीके से किया, अगर तुम ये तरीका ट्राई करो तो शायद तुम्हारा भी जल्दी काम हो जाएगा। जब मैं अपने क्लाइंट से मिल रहा था, मैंने इस तरीके से उनसे जब नई तरीके से बात करने की ट्राई की, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत वाहवाही दी, और जैसे ही मुझे ये वाहवाही मिली, मैंने मेरा काम बहुत अच्छे से, मैंने ये डील अच्छे से क्लोज कर ली। तो तुम भी ये ट्राई करके देखो। इस तरीके से जब आप बात करोगे, तब आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। आइडियाज जो हमें दिख रहे हैं, आइडियाज जो हम अपना सकते हैं, उसे हमें डेफिनेटली अपनाना है, ताकि हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल पाए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। सोचिए, टिन का डब्बा जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये खाली टिन का डब्बा मैं एक टीम को देती हूँ। ओके, एक इंसान को मुझे बताना है कि ये टीम के डब्बे से तोड़ फोड़ के हम नई क्या क्या चीजें बना सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये टिन को तोड़ के हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं।
चेयर बना सकते, ओके। पिगी बैंक बना सकते, वंडरफुल। और क्या क्या बना सकते? टब, ओके। फ्लावर बस, ओके। फ्लावर बास्केट होगा, ओके। मार्केटिंग टूल बना सकते, ओके। डिफरेंट साइज एंड शेप प्रोडक्ट, पर क्या प्रोडक्ट मुझे ये बताना है प्रसन्नजीत जी, क्या बना सकते हैं? बॉक्स बना सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं, ओके। और आइडियाज दीजिए मुझे। पेन बकेट बना सकते हो, ओके, जिस पेन होल्डर जैसा जिसमें आप पेन रखे, वंडरफुल। डस्टबिन बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए कुछ बना सकते हैं, पोस्ट बॉक्स जैसा कुछ बना सकते हैं, वेस्ट चीजें रख सकते हैं। देखिए, अगर मैंने आप सबके सामने एक प्रॉब्लम मेरी रखी कि मेरे पास एक टिन का डब्बा है, अब इसमें से मैं क्या बनाऊं, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा है। आप लोगों ने मुझे कितने सारे आइडियाज दिए, पर जब मैंने अपने दिमाग को खुरेजा था तब मुझे पिगी बैंक के अलावा कोई आइडिया नहीं आई थी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप आइडिया देते हैं लोगों को, किस स्पीड से आपको, कितनी स्पीड से मुझे कितने अलग अलग ऑप्शंस मिल गए और मैं अपना ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर पाई। मैं तो इसे पेन स्टैंड बनाऊंगी, क्योंकि इससे मैं दिखा पाऊंगी कि मुझे पेन रखने की मेरे पास जगह भी नहीं है, मेरे इतने पेन ऐसे ही घूमते रहते हैं टेबल पर। तो मैं एक पेन स्टैंड बनाऊंगी जिसमें, और इसको अच्छे से डेकोरेट करूंगी और अच्छा से इसे पीस बना लूंगी। इससे क्या होगा कि मैं जब, और दो चीजें इससे होगी, जब मैं अपने आइडियाज दूसरों से शेयर करती, फ्लावर वास भी बहुत अच्छा आइडिया है, जब मैं दूसरों की आइडियाज देना शुरू करती हूँ, तब ना ही मुझे नए आइडियाज खाली मिल रहे, पर इससे क्या हो रहा है, मेरा ग्रुप के साथ का कम्युनिकेशन, मेरे ग्रुप के साथ का, मेरे टीम के साथ का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा, एक अंदर से दिमाग आपका चलने लगा और आपने मुझे, आप सभी ने मिलकर मुझे नए नए आइडियाज से हेल्प किया। इससे मुझे हेल्प करने के उसमें आपके भी दिमाग को नया सोच लाने की ताकत मिली। सो क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ अलग से सोचना, ये तभी पॉसिबल है जब आप सब एक साथ मिलके कोई आइडिया पे काम करें। अब हम आते हैं पांचवे पॉइंट पे, फीडबैक। कभी भी हम किसी को फीडबैक देते हैं तो दो तरीके से देना चाहिए फीडबैक। एक होता है वो सैंडविच वाला फीडबैक या बर्गर वाला फीडबैक जो बोलते हैं, कि पहले आप अच्छा बोलो, फिर आपको वो बताना है कि जहां पे उन्हें कोई कोई चेंजेस लाने की जरूरत है, और अंत में भी आप कुछ अच्छा बोल के आपका कॉन्वर्जेशन समाप्त करो। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। क्या आपने बता भी दिया उनको कि उन्हें क्या अगली बार चेंज लाने की जरूरत है, और आपने उन्हें वाहवाही भी दे दी। दूसरा फीडबैक का तरीका होता है अप्रिशिएटिव फीडबैक, जिसमें आपको पता है कि कोई अब इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, इसने अपना टास्क पूरी शिद्दत से किया है, पूरी 100% अपना टास्क अच्छे से किया है, तो उसे हमें डेफिनेटली उस टाइम पे अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए, पूरी टीम के सामने अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी ये अंदर से मौका मिले कि इसे अप्रिशिएशन आज मिली, कल मुझे भी मिलेगी। तो इस तरीके का फीडबैक अब आप देते हो अगर आप किसी को, तो उसे आपको ही, आपकी टीम को ही फायदा होगा। मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया, जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं, हम फीडबैक बाद में देते हैं जब ये काम खत्म हो जाता है। हम फीड फॉरवर्ड क्यों नहीं दे सकते? फीडबैक मतलब फीड बाद में देते हो, फीड फॉरवर्ड मतलब आप पहले से ही दे देते हो। अगर हम फीड फॉरवर्ड दे, तो आपको नहीं लगता, यस, आपको नहीं लगता अगर हम फीड फॉरवर्ड दे, पहले से ही किसी को ये हम बता दे कि भैया आप में ये बहुत अच्छी काबिलियत है, मैं जानता हूं आप ये काम अच्छे से कर पाओगे और इसे इस तरीके से करोगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अगर हम इस तरीके से फीडबैक दे, फीड फॉरवर्ड जिसे हम बोलेंगे,
तो मुझे लगता है हमें काम करने में ज्यादा मजा आएगा और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी हमारा बेहतर हो जाएगा हमारी पूरी टीम के साथ। सो ये आज से ये जरूर ध्यान रखिए कि काम होने के बाद आप फीडबैक दे के अरे भैया ये काम ऐसे कर लेता तो तुझे नहीं लगता बेटर होता, इससे ज्यादा आप पहले से दे दे। जब आप काम कर रहा है कोई इंसान तभी बता दे मुझे लगता है तुम इस तरीके से नहीं इस तरीके से बात करोगे तो बेटर रहेगा, ये ज्वेलरी को इस तरीके से शेप दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से ही या टास्क के दौरान भी बता दोगे तो मुझे लगता है ये बेटर होगा हमारी टीम के लिए, बिकॉज टाइम कम हमारा कंज्यूम होगा और हमें एक दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बगुले की स्टोरी बताना चाहूंगी। आप सबको बगुला मालूम है कैसे उड़ता है? आपको ये बगुले की मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। अगर हमें टीम प्लेयर बनना है, हमें अच्छा एक टीम मेंबर बनना है तो हमें ये बगुले से बहुत सारी सीख मिलेगी। आज आज जानते हैं ये बगुले जो ये पूरी कौम है बगुले की, वो कैसे एकजुट होके काम करती है और कैसे हर एक टास्क अपना बहुत कम एफर्ट डाल के पर पूरा कर लेती है। तो हम समझते सॉरी एक सेकेंड, हम समझते कैसे ये लोग काम करते हैं। पहले तो हर एक बगुला जो भी बगुले सब उड़ते हैं एक साथ में उड़ते और हमेशा वी शेप में उड़ते, जो लेटर वी रहता है ना उस शेप में उड़ते हैं। आगे उसका हमेशा लीडर रहता है, पीछे सारे बगुले एक साथ उड़ते। जब एक साथ उड़ते तो हवा में इतना प्रेशर बनता है तो उनको जो उनका पंख उड़ाने की जो क्षमता रहती है वो 72% 72% कम हो जाती है। उनको इतना एफर्ट कम डालना पड़ता है क्योंकि एक दूसरे के साथ वो हवा का तनाव इस तरीके से जाता है कि वो सब एक दूसरे को प्रेशर डाल देते हैं और वो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ सकते हैं और जल्दी भी उड़ सकते हैं। इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि बगुले के तरह भी हम सब में भी एक दिशा में अगर हम चले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सभी टीम मेंबर को एक दिशा में एकजुट होके एक विचार लाकर अगर हम एक दिशा में सब भागेंगे तो आपको नहीं लगता जो हमारा गोल है वो हम जल्दी से अचीव कर पाएंगे? तो ये बगुले की तरह वी शेप में जैसे वो लोग दौड़ते, एक दिशा में सब दौड़ते, अगर कोई एक अलग बगुला अलग दिशा में जाएगा, ये बगुला अलग दिशा में जाएगा तो उनकी यूनिटी टूट जाएगी और वहां हर एक बगुले को 100% एफर्ट डालना पड़ेगा भागने के लिए। तो अगर हमें ये एफर्ट हमारे कम करने हैं और हमें गोल भी जल्दी अचीव करना है तो हमें बगुले की तरह करना है, हम सबको एक साथ एकजुट होकर भागना है। दूसरी चीज जो ये बगुले के पास से हमें सीखनी मिलेगी वो ये सारे लोग जब एक साथ उड़ते हैं तभी एक बगुला अगर थक गया है, अपने आप को खींच नहीं पा रहा है, वो हो सकता है टीम में भी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान कभी बीमार हो जाए, कभी इंसान को कोई मानसिक तनाव आ जाए, वो काम नहीं कर पाए जिस पूरी शिद्दता से जैसे वो पहले काम करता है, तो उस समय पे दूसरे बगुले उसके लिए वेट करते हैं। वो जब तक ठीक ना हो उसे साथ में लेके उसे सपोर्ट देते हैं, उसे पीछे की तरफ ले लेते हैं। आगे वालों को ज्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, इससे उसे थोड़ा पीछे की तरफ ले लेते हैं, जो ये वी फॉर्मेशन रहता है उसमें उसको पीछे की तरफ ले लेते हैं और आसपास वाले बगुले उसे सपोर्ट देते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं कम ऑन, हो सकता है, करो करो करो। उसके अंदर वो जोश डाल देते हैं कि हाँ तू कर सकता है और करके रहेगा। ये बगुले की फैक्ट से हमें क्या सीखने को मिलेगा? ये सीखने मिलेगा कि हमारी टीम में भी ऐसा कभी हो सकता है कि कोई टीम मेंबर में कोई कमियां आ जाए, हमें उस समय पे उसे टोकना नहीं है, उसकी कमियों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ अभी इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है इसके घर में कोई तकलीफ आ गई है, हो सकता है ये बीमारी से जूझ रहा है, इस समय पे हम उसका काम थोड़ा कम कर सकते हैं, इसका काम हम लोग बांट सकते हैं ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए, इसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, ना कि इसे टोके और ना ही उसकी कंप्लेन करे।
इससे क्या होगा, हम टीम में एक दूसरे का जब सपोर्ट करते, कल को यही सिचुएशन हमारे साथ भी आ सकती है, तब वो भी हमें उस तरीके से काम में हेल्प कर सकता है। तो ये दूसरी सीख हमें मिली। तीसरी सीख हमें बगुले से क्या मिली? When the lead goes, अब इसमें जो आगे, सबसे आगे जो लीडर जा रहा है, वो अगर लीडर थोड़ी देर आगे जाएगा, लीडर वो चल रहा है, वो सबको दिशा दिखा रहा है, सबको आगे खींच रहा है, पर वो कंटिन्यूसली तो आगे नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं आके वो भी थक जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लीडर होता है वो थोड़ी देर के बाद, थोड़ा उड़ान भरने के बाद वो एक कदम पीछे आता है, और जो एक कदम पीछे वाला है वो आगे जाता है, फिर वापस ये एक कदम पीछे आता है, ये यहाँ आ जाता है, ये वाला बगुला आगे चला जाता है। इससे बोलते हैं लीडरशिप को बदलते रहते हैं। हर एक टास्क में मैं ही लीडर बनूंगी, मैं ही सारा चीज करूंगी, तो उससे क्या होगा, लोगों के प्रति, लोगों के दिमाग में हमारे प्रति शायद नफरत पैदा हो जाए। हर एक लोगों में थोड़ी थोड़ी लीडरशिप डालिए, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी डालिए कि ये काम भैया तू कर ले, तू संभाल लेना। जैसे हम हमारी जिम्मेदारी दूसरों पे डालते हैं, उससे भी वैल्यू लगती है, हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक इंसान में, याद रखिए, कोई ना कोई टैलेंट है। वो टैलेंट के रिलेटेड अगर आपके पास कोई काम है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी के सर पे डालिए। हर चीज मैं ही कर लूंगा, हर चीज मैं ही बराबर से कर पाऊंगा क्योंकि मैं लीडर हूं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमें लीडरशिप भी बांट मिल के करनी है। छोटे छोटे टास्क में उनको लीडरशिप दीजिए, हर एक लोगों को एक चांस दीजिए आगे आने के लिए, आगे आके अपनी टैलेंट दिखाने के लिए। चौथी चीज जो हम ये बगुले से सीखेंगे वो ये होगी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पता चले कि हमारे टीम मेंबर्स अभी थक गए हैं, एक लेवल के बाद हम नहीं खींच पाएंगे इसे, हमें हमारी स्पीड कम करनी है। तो उस समय पे हम जो ये बगुले बहुत जो ऊंचाई तक उड़ रहे हैं, वो थोड़ा 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 करके नीचे आ जाते हैं, ताकि वो हवा का तनाव कम हो जाए उनके ऊपर और थकान थोड़ी कम हो जाए उनकी। तो ये सारा जजमेंट लाना एक टीम लीडर का काम होता है। जो टीम लीडर आगे, जो बगुला आगे सबसे भाग रहा है, उड़ रहा है, वो ये डिसीजन लेता है कि मुझे लग रहा है मेरी टीम अभी थक रही है, अगर मेरी टीम थक रही है तो या मैं अच्छी सी जगह देकर उनको थोड़ा आराम दे दूं, या नहीं मिल रहा है तो थोड़ा उड़ान मैं स्लो कर दूं, ताकि ये सब भी मेरे साथ, मुझे साथ लेके चले, आगे आगे हम बढ़े। इसे बोलते हैं हम एनकरेज करना, कहीं ना कहीं, और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना है, बीच बीच में बताना मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं। ये लोग कंटिन्यूस एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप टीम में जब तक आप ये जितना मोटिवेशन ज्यादा डालोगी, उतनी आपकी टीम जल्दी उभर के आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, मैदान में अगर कोई इंसान हार जाता है तो उसके जीतने का कोई ना कोई चांस फिर भी हो जाता है। अगर कोई इंसान मन से हार जाता है, उसकी जीतने के कोई चांसेस नहीं रहते, बिकॉज उसे मन से ही हार मान ली है। मैदान में अगर उससे हार मान ली होती तो कहीं ना कहीं वो लड़ झगड़ के वापस जीत जाता था, पर अगर मन से ही मैंने हार मान ली है तो मुझे आगे उभरने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये बगुले उड़ रहे हो, तभी कोई एक बगुले को चोट लग जाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है, तब वो बगुले को बोला जाता है कि तू भाई नीचे उतर के थोड़ा आराम कर ले, बाकी के लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस समय पे वो बगुले को अकेले नहीं भेजते, दो और बगुले ये बगुले के साथ आते हैं, उसे कहीं अच्छी जगह पर विश्राम करने के लिए छोड़ के वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, कभी कोई इंसान पीछे हट रहा है, कोई तकलीफ के दौर से जा रहा है, उसे अकेला ना छोड़िए, थोड़े समय तक उसका साथ दीजिए, उसे वो समय दीजिए कि वो अपने आप रिबाउंड होके वापस आ जाए। वो आ ही जाएगा आपके टीम में, उसे सिर्फ महसूस कराइए कि आपकी टीम आपका इंतजार कर रही है, तो जल्दी से ठीक होके आ जा। ये 5 चीजें अगर हम अपना ले हमारी जिंदगी में, जो हमने बगुले से सीखी, हमारी टीम में अपना ले, तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। सबसे महत्व वाली चीज ये होनी चाहिए कि हमें अंदर एक चाह होनी चाहिए सीखने के लिए। जब तक ये चाह नहीं होती है, हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
कोई चीज अचीव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी चाह, कि मैं ये कर पाऊं। अंत में मैं आपको ये 5 चीजें जो हमें हमारी टीम में लाने की बहुत जरूरी है, वो मैं आपको वापस दोहराना चाहूंगी। एक, यूनिटी इन वर्क स्पेस। हमें ध्यान रखना है कि हमें नीचे के 20% में कौन कौन लोग हैं हमारी टीम में, उसे धीरे धीरे करके ऊपर के 7% में लाना है, और उससे भी बढ़ा के आगे के टॉप के 20% तक लेकर आना है। इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी पूरी टीम सिनर्जी में एकजुट होके, एक मिल के काम करे, जिससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाए। हर एक टीम मेंबर में क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, वो हमें ही ढूंढने हैं, और उसी स्ट्रेंथ और उसी टैलेंट के बलबूते पे हमें हमारी टीम को आगे लेकर जाना है। हर एक टीम मेंबर के पास कुछ ना कुछ सिखाने की और हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलती है। और अंत में भूलिएगा नहीं, अपने टीम को फीडबैक या फीड फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, ये डेफिनेटली दीजिए। उससे उनको आगे काम करने में बहुत प्रेरणा मिलेगी, उनको आगे बढ़ने में बहुत बहुत ही अंदर से वो एक मोटिवेशन मिल जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, एक साथ आना शुरुआत होती है। हर एक इंसान जब एक टीम बनाता है, एक साथ मिलके आता है, वो एक शुरुआत होती है। फिर वो धीरे धीरे एक साथ रहने लगता है काम करने में, उससे उन्नति मिलती है। पर एक साथ काम करने से, एक साथ एकजुट होके काम करने से उन्हें सफलता मिलती है। तो हमें ना सिर्फ एक साथ आना है, ना सिर्फ एक साथ रहना है, पर हमें एक साथ काम भी करना है हमारी सफलता के लिए। संगठन में ही शक्ति होती है, तो संगठन साथ में लेकर चलिए, एकजुट होके काम कीजिए, इससे हम सबको काफी फायदा होगा। और मैं यहीं पे मेरा सेशन पूर्ण करना चाहूंगी, और आप सभी लोगों को गूगल फॉर्म्स के बारे में जो आपको बताया गया वो एक बार फिर दोहराना चाहूंगी। सभी ने भर दिए होंगे, ये उम्मीद है आप सबसे। आलम जी, सैयद जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू। आज का सेशन काफी अच्छा था, आपने काफी अच्छे से कवर किया सेशन को। मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए मेरी टीम से, जी, और क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन का थोड़ा आंसर भी आप अच्छे से देंगे तो उनको थोड़ा सा और मोर पार्टिसिपेट होगा और उनको अच्छे से आज सेशन हो। उसके बाद मैं अपना कुछ बात है मैं बात करूंगा। ओके। हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कारीगर अनएडुकेटेड एंड लो एडुकेटेड है, बट ही इज गुड कारीगर टू मेकिंग ऑर्नामेंट्स। मैडम प्लीज लेट मी नो हाउ टू इम्प्रूव देयर। ओके, ये सदाम मोंदल जी है, और ये बता रहे हैं कि उनको अपने कारीगर को जो कम एजुकेटेड है, लो एजुकेटेड है, उनको कैसे हम उभारे, कैसे आगे लाए। इसके लिए हमें मदद चाहिए रहेगी लोगों की जो एजुकेटेड है, जो आपकी टीम में बेहतर ये जानते हैं, उनको उनके साथ आप मिला के काम करना सिखा देंगे, तो ये टैलेंट जो उन लोगों में ऑलरेडी है वो इनमें पास हो जाएगी। यस, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये बहुत ही जरूरी है लोगों को देना। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से क्या होता है कि लोग आगे कहाँ बढ़े, दिशा मिलती है उनको, आगे काम करने की दिशा देनी बहुत जरूरी हो जाती है। विदाउट फीडबैक हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था, किसी को मेंटोर, किसी को आगे अपना गुरु मान के चलिए, उनसे शेयर कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे बताइए कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बताइए मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। बहुत जरूरी है आपके खुद के अंदर के टैलेंट को आप निखारिए, आप बताइए आपके अंदर ये टैलेंट है, मुझ में ये टैलेंट है, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये मुझे आप प्लीज गाइड कीजिए। पेशेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ गोल्डन, हाँ,
पेशेंस बिल्डअप करने के लिए पहली आत्मविश्वास, अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाना बहुत जरूरी है। मैं ये कर सकता हूँ। पेशेंस ऐसी चीज है कि अंदर आपको लगे कि हाँ अभी किसी ने मुझसे ये इस तरीके से बात की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट सांस लीजिए और अपने आप को पूछिए कि ऐसा उन्होंने क्यों बात की, क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मेरे को बर्ताव में कोई गलती थी, हो सकता है कुछ किया होगा मैंने। ये सारी चीजों को दोहराइए और बाद में उसे रिफ्लेक्ट कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है अगेन आपको आपकी टीम के साथ बैठ के ये डिस्कशन करना कि मैं इतना ही कर पा रहा हूं, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए कि मैं इसके आगे कैसे बढ़ूं। आपकी टीम से वो आप एक सलाह मशवरा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिल लीजिए। आपके जो मेंटोर है, आपके जो टीम लीडर है, आपके जो बॉस है, उनसे आप बैठ के ये डिस्कशन कीजिए। टीम में डिस्कशंस होना, एक दूसरे की आइडियाज एक्सचेंज करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और कोई क्वेश्चंस है? मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर्स तो आलमजीत कर लिए जितने मेरे को पूछे गए थे। Yes, but few time they demotivate. Yes. See, मैं वही आपको बता रही हूँ, जो डीमोटिवेटेड होता है उनको थोड़ा समय दीजिए वापस बाउंस करने के लिए। क्यों वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या ऐसा फैक्टर है जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिनके वजह से वो वापस डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो शायद उनको थोड़े गाइडेंस की, शायद उनको थोड़े सेल्फ टॉक की जरूरत है। उनसे बैठिए, बातें कीजिए, समझिए कि क्या ऐसा एंगल है जिनसे वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, टीम में अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट करा, ये बहुत अच्छी बात की राहुल जी आपने। मैं चाहती थी ये प्रश्न मुझसे कोई पूछे। अगर कोई आपका टीम मेंबर नेगेटिव बन रहा है या नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो ये वो बात हो गई ना कि एक खराब एप्पल अगर आपने सारे अच्छे एप्पल्स के साथ रख दिया तो वो सारे एप्पल्स को खराब कर सकता है। तो ये इंसान जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है उसको आप अलग से लीजिए, आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं, ये उनकी वीकनेस है। अगर आपके टीम मेंबर की कोई वीकनेस आपको पता है तो आप उसके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस करके उनकी वीकनेस को बाहर लाने की ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच। Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोडा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, है ना? हाँ, ये देखो ये किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑरम प्योरिटी चैलेंज। अगर आप साबित कर पाते हैं कि ऑरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो ऑरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। ऑरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।